हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वह है फीचर, जो कि आपके 12th क्लास का एक विषय है। आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर भी बात करेंगे लास्ट में। तो फीचर लेखन एक रचनात्मक कला है। इसे रुचिकर और सजीव बनाने के लिए उनमें विषयों से जुड़े पात्रों का होना आवश्यक होता है। फीचर को उन्हीं पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए उस विषय विशेष के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। फीचर को प्रस्तुत करने का अंदाज सजीवता लिए हुए और मनोरंजन एवं सूचनात्मक होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फीचर लिखते समय हमें एक तो ये रचनात्मक लेखन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद रुचिकर होना चाहिए, सजीव होना चाहिए और जो पात्र हैं उससे जुड़े हुए होने चाहिए। फिर इसके बाद है कि जो फीचर लेखन है उन्हें एक विशेष विषय पर ही फीचर हमारा होना चाहिए और मनोरंजक होना चाहिए। ये पॉइंट्स के बहुत ज़रूरी हैं। फीचर लेखन किसे कहते हैं ये आप कर सकते हो। फीचर लेखन के गुण, तो फीचर लेखन के गुण, एक श्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वास वाला होना चाहिए, सरलता व सहजता होनी चाहिए, प्रचलित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, सरलता एवं संक्षिप्तता होना चाहिए और प्रासंगिकता होनी चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लिए एक फीचर रुचिकर होगा। फीचर के उद्देश्य, जब हम फीचर लेखन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम फीचर लेखन। तो इसका प्रथम उद्देश्य क्या है कि फीचर लेखन का प्रमुख उद्देश्य ज्ञानवर्धन करना है, ज्ञान का विकास करना है। दूसरा, ये पाठकों को किसी विषय की गहनता से परिचय कराता है कि क्या विषय, उस विषय में क्या छिपा हुआ है, इसके बारे में बताता है। फीचर पाठकों को सोचने व समझने के लिए प्रेरित करता है। फीचर पाठकों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी मनोरंजन करता है। तो यही इसका फीचर का उद्देश्य होता है। फीचर का क्रम क्या है, लेखन जब लिखते हैं हम, फीचर लेखन लिखते हैं तो किस क्रम में हमें फीचर लिखना चाहिए। शीर्षक होना चाहिए, अमुख या भूमिका होनी चाहिए, विषय का विस्तार या विवेचन होना चाहिए, निष्कर्ष या समापन होना चाहिए। फीचर के तत्व, किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसके तत्व जो कि उसका विकास करते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। तो फीचर लेखन के निम्नलिखित तत्व होते हैं। विषय का निर्धारण कर लेने के पश्चात फीचर लेखन विषयानुसार एक रोचक दृष्टिकोण अपनाते हुए, ये कल्पना होनी चाहिए। सबसे पहले तो फीचर का जो तत्व है उसकी कल्पना होनी चाहिए। कल्पना में क्या आता है, विषय का निर्धारण कर लेने के पश्चात जब हमने कोई विषय निर्धारित कर लिया है कि इस विषय पर हम फीचर लिखने वाले हैं, तो लेखन का विषय अनुसार एक रोचक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो उस विषय में रोचकता हो, यानी लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएं, तो फीचर लिखता है तथा अपनी प्रतिभा व कल्पना के द्वारा कुछ नया और मौलिक फीचर लेखन प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। अब आप उसमें और अच्छापन क्या कर सकते हो, वो उसका विकास होना चाहिए। तो कल्पना होनी चाहिए, तथ्य होना चाहिए और लेखन कला। तो तथ्य क्या, जिस तथ्य को चूँकि फीचर लिखते समय तथ्यों के आधार पर ही बात कही जाती है, इसलिए तथ्यों का प्रस्तुति सरल व रोचक और मनोरंजन वाली होनी चाहिए। फीचर में तथ्यात्मक सत्य के साथ साथ रचनात्मकता का विशिष्ट समावेश होना चाहिए। तो तथ्य परक होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ हो, ऐसा नहीं कि बेकार की बातें हों। अब है लेखन कला। तथ्य, चूँकि फीचर लिखते समय तथ्यों के आधार पर ही बात कही जाती है, इसलिए तथ्यों की प्रस्तुति सरल, रोचक व मनोरंजन वाली होनी चाहिए। फीचर में तथ्यात्मक सत्य तथा रचनात्मक का विशिष्ट समावेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी कह दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखन कला वास्तव में फीचर के चिंतन का तथ्यात्मक एवं रचनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। यानी अगर आपकी लेख कैसा है उसी पर आपका फीचर बहुत अधिकतर डिपेंड करता है। ये सरल, संक्षिप्त व सरस होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। शब्दों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए, अपनापन लिए हुए और उसकी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सुक्तियों का सही एवं सार्थक प्रयोग होना चाहिए।
तो व्याकरण मतलब ये होना चाहिए आम जनता जब उसे पढ़े तो उसे उसमें तल्लीन हो सके, उसमें मगन हो सके। अब फीचर और समाचार में अंतर क्या होता है? तो फीचर लेखन में भावनाओं व विचारों का आधिक्य होता है, जबकि समाचार में शुद्धता व वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है। तो इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं क्योंकि ये अपनी तरफ से एक लिखा जाता है, और समाचार जो होता है वो जो भी सत्यता है उससे जुड़ा रहता है, तो उसमें भावनाएं कम जुड़ी रहती हैं। फीचर लेखन में उल्टा पैरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। इसका ध्यान रखना कि फीचर लेखन में उल्टा पैरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। उल्टा पैरामिड शैली का प्रयोग समाचार पत्र लेखन में होता है। इसकी लेखन शैली कथात्मक होती है, इसमें कथा रूप में से प्रस्तुत किया जाता है। फीचर पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम नहीं बताता, जबकि समाचार का संबंध तत्कालीन घटनाओं से होता है। यस, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो एकदम न्यू खबर होती है उसके अकॉर्डिंग आपका समाचार होते हैं, और ये जो फीचर है आप किसी के भी लेख लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटली जो हो रहा है उसी के ऊपर लिखें। फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए, जबकि समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है। तो सपाट मतलब सीधी सीधी ऐसे चलने वाली होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, जबकि समाचार में शब्द सीमा के बंधन होते हैं। अब फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें क्या हैं? तो मुख्य बातें ये हैं कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उनमें विषयों से जुड़े लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। फीचर कोई शोध रिपोर्ट नहीं है, अतः इसे सूचनात्मक होने के साथ साथ मनोरंजक भी होना चाहिए। फीचर कथात्मक विवरण व विश्लेषण होता है, लेकिन इसे किसी बैठक की कार्यवाही या विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और इस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रसंगित सूचनाएं, तथ्य एवं विचार गुथे होते हैं। फीचर में शामिल तथ्यों को अभिव्यक्त करने का ढंग ऐसा हो कि पाठकों को लगने लगे कि वहीं पर वो बैठे उसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फीचर के प्रारंभ में अंत तक प्रभाव एवं गति बनी रहनी चाहिए, अतः प्रत्येक अनुच्छेद अपने पूर्व के अनुच्छेद से सहज रूप से संबोधित होना चाहिए। जिस प्रकार से कहानी वगैरह होती है ना, तो उसी तरह से रिपोर्ट आपकी इसकी फीचर की तैयार होती है। अगर बीच में टूटेगी तो फिर हमारा वो बंधन टूट जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, एक बाल श्रमिक है, तो बाल श्रमिक पर एक फीचर लेख लिखना है। तो बाल श्रमिक में आप कैसे लिखेंगे कि बाल श्रम हमारे समाज के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। यद्यपि पिछले दशकों से बाल श्रम के विरुद्ध आवाज़ उठ रही है और बचपन बचाओ आंदोलन अत्यंत सक्रियता से चल रहा है, पर यह समस्या इतनी छोटी और सरल नहीं है जितनी की प्रतीत होती है। हम देखते हैं कि बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखकर उनका भरपूर शोषण किया जाता है। उन्हें शिक्षा से वंचित कर नाम मात्र का वेतन देकर सीमा से अधिक श्रम कराया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें शारीरिक रूप से दंडित भी किया जाता है। इसी प्रकार कल कारखानों में बाल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। वहाँ उन्हें अस्वस्थ परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। होटल और ढाबों में बच्चों को काम करते देखा जा सकता है और बाल श्रमिकों के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। बच्चों की मजदूरी रोक दी जाए तो लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सकेगा। हमें बच्चों के भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहिए। हमें उनके बारे में भी अभी सोचना होगा। बचपन बचाओ आंदोलन को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करना होगा। इस तरह से आपको एक टॉपिक दे दिया, आपने इस तरह से उसको लिखना है जैसे उसके बारे में सब कुछ आप अपनी ढंग से व्यक्त कर रहे हो। अब एक फीचर लेखन और दे रखा है कि आपकी बस्ती के निकट आने वाले साप्ताहिक बाजार। तो आपने देखा होगा साप्ताहिक बाजार लगते हैं, संडे मार्केट, थर्सडे मार्केट ऐसे लगता है ना, उसी के ऊपर है। बाजार कई तरह के होते हैं। यहाँ हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने जाते हैं, जैसे पड़ोसियों की गुमटी, मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल आदि।
हमारी बस्ती के पास ही एक साप्ताहिक बाजार लगता है। साप्ताहिक बाजार में नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बाजार सप्ताह में एक दिन निश्चित दिन लगाया जाता है। इस तरह के बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं हैं, वरन एक पास के मैदान में कई व्यापारी एक दिन खुले में ही दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। उसे हाट बाजार भी कहा जाता है। यहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सारा सामान बहुत सस्ते दामों में मिलता है, क्योंकि वहाँ एक ही तरह के सामान की कई दुकानें होती हैं, जिससे उसमें आपस में प्रतियोगिता होने पर हम मोल तोल का भाव कम करवा लेते हैं। लोग अक्सर इन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं। इन बाज़ारों में व्यापारियों को दुकानों का किराया, बिजली का बिल और सरकारी शुल्क आदि का खर्च नहीं करना पड़ता है, अतः वे वस्तुओं को स्थायी बाजार से कम दामों में देते हैं। अब थर्ड देखिए आपका आया हुआ है कि विद्यालय स्वच्छता अभियान या विद्यालय में संपन्न स्वच्छता अभियान। तो विद्यालय स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अभियान है। हमारे जीवन में साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, चाहे वह घर पर हो, स्कूल में हो या फिर कहीं पर भी। हमें हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं होने के कारण आए दिन कई तरह के गंभीर बीमारियां इंसान और जानवरों को हो रही हैं। स्वास्थ्य अभियान के तहत हमारे विद्यालय में सफाई अभियान चलाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यालय की साफ सफाई की साथ साथ ही आसपास के लोगों को सफाई व्यवस्था स्थापित करने का संदेश दिया। विद्यालय के छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने स्वच्छता को जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए ग्रामीणों को बताया कि अगर स्वच्छता रहेगी तो बीमारियों से बचाव होगा। अकारण ही बच्चे बीमारियों का शिकार नहीं बन सकेंगे। बच्चों को गंदगी से दूर रखने के लिए सभी को स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। विद्यालय में छात्र छात्राओं ने टोलियां बनाकर स्वेच्छा से कक्षाओं, विद्यालयों और व मैदानों में सफाई अभियान चलाया। कक्षा की खिड़कियों व मैदानों की घास का कूड़ा साफ किया। बच्चों ने पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला से लेकर मेज तक साफ करके छात्रावास को चमका दिया। इस मौके पर गंभीर गंदगी को कूड़ेदान में डालने की शपथ ली। बच्चों के साथ सफाई कर्मियों ने शौचालय को साफ किया। शिक्षकों ने भी झाड़ू लगाकर सफाई कार्य में हिस्सा लिया। प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को स्वच्छ रहने का संदेश दिया। अब एक और है मतदान केंद्र पर लगा लोकतंत्र का मेला। अब लोकतंत्र का मेला क्यों कहा जाता है कि हाँ, लोग अपने द्वारा चुन रहे हैं अपनी सरकार को, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। उसे मेला क्यों कहा जाए? बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। तो किस तरह से लिखेंगे? आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के अंतर्गत हमारे शहर में भी मतदान हो रहा है। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसीलिए अनेक चुस्त दुरुस्त प्रशासनीय व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी लोग मतदान के लिए अपनी सुविधानुसार जा सकें, इसीलिए आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान केंद्रों पर आज सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदात की लाइन लगनी आरंभ हो गई है। धीरे धीरे ये लाइन और लंबी होती जा रही है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आसपास के गांव से लेकर भी लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को पीठ पर लाद कर सहसा सहारा देकर मतदान केंद्र तक ला रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी के लोग घर घर जाकर अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक जाने का अनुरोध कर रहे हैं और साथ ही सभी अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिख
रहे हैं। आज मतदान केंद्र पर बिल्कुल मेले जैसी चहल पहल है, किंतु यह कोई सामान्य मेला नहीं, लोकतंत्र का मेला है, जिसके मतदाता को पूर्ण अधिकार होता है कि अपना मत अपनी मनपसंद पार्टी को देकर अपना प्रिय नेता चुनने का। मतदान केंद्र पर लगे लोकतंत्र के मेले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो और ये है लास्ट आपका जो कि पिछले आपके बोर्ड एग्जाम में आया और टॉपर द्वारा लिखा गया आंसर। तो इसका जो टॉपिक है वो महानगरों में आवास की समस्या। तो उस बच्चे ने जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से है। देश के प्रमुख महानगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई माने जाते हैं, परंतु यहाँ आवास की समस्या प्रमुख है। लोगों को रहने के लिए आवास नहीं मिलते। इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। विभिन्न छोटे शहरों से महानगरों में अपनी जीविका चलाने के लिए आते हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिले, परंतु उन्हें यहाँ आवास ही नहीं मिलते। ऐसा कहा जाता है कि भारत में 31.16% लोग शहर में रहते हैं। आबादी में से मुख्यतः महानगरों में रहने वालों की समस्या बहुत अधिक है। इस कारण मुख्यतः लोग झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। मुंबई का धारावी इसी का उदाहरण है। वहाँ 1440 लोगों के लिए एक शौचालय। यहाँ समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों को आवास न मिलने के कारण कई लोग सड़क में रहते हैं। महानगरों में आवास की समस्या हाल ही कुछ सालों से बढ़ गई है। आवश्यकता है कि उसे सुलझाने की, क्योंकि भारत की अधिकतम लोग इन्हीं में ही रहा करते हैं। भले ही यह अनेक प्रकार के साधन से निर्मित है, परंतु लोगों को आवास न मिलना संभवतः सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। इसका निवारण होना आवश्यक है, क्योंकि कई लड़कियों के लिए यह महानगरों में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है या हो गया है। एक और है टॉपर द्वारा लिखा गया स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत। तो फीचर लेखन कुछ इस प्रकार से है। सुबह का अखबार खोलते ही मोदी जी की तस्वीर, उनके स्वच्छ भारत का निर्माण करने की चाह, प्रसिद्ध लोगों द्वारा स्वच्छ भारत बनने का आग्रह, सबके मन में स्वच्छता का सपना और एक स्वस्थ समाज जो तरक्की की पथ पर बढ़े। स्वच्छता हमारी मूलभूत कर्तव्यों में से एक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया था। आज हर व्यक्ति को इसकी खबर है। स्वच्छ भारत के निर्माण से केवल भारत का विकास होगा, यह सत्य नहीं है। हाँ, इससे भारत का विकास तो जरूर होगा, लेकिन उससे पहले नीचे स्तर पर हमारा विकास होगा। आज अस्वच्छता के कारण न जाने कितनी बीमारी भारत में फैल रही है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया आदि। इन सब का मूल कारण हम इंसान हैं। कहने को तो हम स्वच्छ भारत या स्वस्थ भारत के नारे बहुत तेज लगाते हैं, लेकिन क्या हम कभी इसमें योगदान देते हैं? हर व्यक्ति का अपना घर तो साफ करता है, लेकिन वह कूड़ा वह बाहर सड़क पर फेंक देता है। इसके बाद सोचता है कि सफाई हो गई, लेकिन वास्तव में यह स्वच्छता नहीं है। यह केवल स्वयं को साफ रखना है। स्वच्छ भारत के लिए हमें अपने घर, गली, शहर आदि सबको साफ रखना होगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत देखने का सपना एक बड़ा सपना जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हमारा वातावरण, हमारा भारत स्वस्थ रहेगा तो हम बीमारियों से बचेंगे, मृत्यु दर कम होगी और हम भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। इसीलिए एक विकसित और स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए पहले हमें बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं के घर को नष्ट करना होगा और स्वच्छ भारत बनाना होगा। यही हमारे देश की प्रगति का कारण बनेगा। इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर फीचर लेखन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फीचर लेखन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।